हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा, पिछली वीडियो में देखा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्याओं के प्रकार देखे और वास्तविक संख्याओं के प्रकार यानी कि उनका संग्रह परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याओं में पूर्णांक, अपूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएं, सम, विषम, इन सभी टॉपिकों को पिछली वीडियो में आपने कवर किया। तो अब हम लोग उसी पे आधारित कुछ गतिविधियां देख लेते हैं, इन पर आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम सीखते हैं कि अब इन पर कौन कौन से प्रश्न, किस तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित ही हम बातें सीखेंगे। तो ये हमारा पहला जो प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो देखिएगा। कह रहा है कि दिखाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 की पावर n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं होता है, या 0 और 5 पर समाप्त नहीं होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा कि कोई भी संख्या का इकाई अंक, यानी कि 0 पर समाप्त होने का मतलब इकाई अंक वह तभी 0 होगा या 5 होगा जब उसमें 5 के गुणज मिले, या फिर 5 और 2, अर्थात कहने का मतलब किसी सम संख्या को हम 5 से जब गुणा करेंगे तब ही उसका इकाई अंक 0 प्राप्त होगा, अन्यथा 0 प्राप्त नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 12, ये 12 है, अब 12 की पावर n है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम इस 12 को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 2 इंटू ये 3, इस तरीके से इसके अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, ऐसे कुछ दिया जा सकता है। तो अब वहीं पे अगर हम इस 12 की पावर n लगा दें और तब हमारा क्या बनेगा, ये 2 की पावर 2 इंटू 3 टू द पावर ये n हो जाएगा आपका। अब इसी के तहत अगर हम देखा जाए, आप लोग पिछली कक्षा में या छोटी कक्षा में देखा होगा कि जब कभी भी किसी संख्या की पावर लगी हो, कोई संख्या है उसकी जो पावर लगी है, पावर लगी है, तो पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर यानी कि घात लगी है तो उस घात का आपस में गुणा हो जाता है। तो ठीक यही प्रोसेस यहाँ पे अपनाते हैं हम लोग। ये 2 की पावर, ये आपका क्या 2 का n से मल्टीप्लाई होगा 2n हो जाएगा, इनटू 3 की पावर n हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो अब आपने क्या देखा, 12 की पावर n में 5 का कोई भी गुणनखंड प्राप्त नहीं हुआ है। अतः
इसका इकाई अंक 5 पर समाप्त नहीं होगा। 5 पर समाप्त नहीं होगा। 5 पर समाप्त नहीं होगा। ये क्लियर हुआ? अब यहां पे देखें, दो सम संख्या है, दो सम संख्या है, किंतु 5 नहीं, 5 का गुणज नहीं है। अतः 12 की पावर n शून्य पर भी समाप्त नहीं होगी। शून्य पर भी समाप्त नहीं होगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि 12 की पावर n न शून्य पर समाप्त होगी और ना ही 5 पर समाप्त होगी। स्पष्ट है? तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न अपना क्या है। यहाँ पे देखिए, व्याख्या कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं भाज्य हैं या अभाज्य हैं। तो चलिए देखते हैं, इसकी पहले सवाल को देखते हैं। पहला मैं करूंगा, बाकी दूसरा आप लोगों को करना है। तो पहले सवाल पे देखते हैं, यह संख्या भाज्य है कि अभाज्य है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, कोई भी संख्या भाज्य तब होगी जब वह एक से ज्यादा गुणनखंड, सॉरी, 2 से ज्यादा गुणनखंड रख रही हो। और जब 2 से ज्यादा गुणनखंड रही है तो वह अभाज्य संख्या में आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं, ये 5 है, तो 5 × 7 × 11 × 13 प्लस 11। तो क्या काम करते हैं हम, यहां से 11 कॉमन ले लेते हैं। ये 11 कॉमन हो गया दोनों में, यहां और यहां दोनों में उभयनिष्ठ है, इस वजह से हम 11 को बाहर ले लेते हैं। यहाँ अपने पास बचा क्या, 5 × 7 × 13, और ये प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, 1 बच जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे जब 1 बच गया तो देखिएगा, ये 1 × 11 × कितना, 7 5 जा 35, 5 7 35 हो गया, और ये 13 हो गया, प्लस 1 रखेंगे तो ये 11 गुणे 13 का 13 25 65 हो जाएगा आपका, 65 का 5 हो गया, 13 तिया 39, 39 और 6 मिल करके कितने हो जाएंगे आपके, 45 हो जाएंगे। और ये प्लस का 1 कर दिया जाएगा, प्लस का ये 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 11 गुणे 400, ये आपका 1 इसके साथ जुड़ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो स्पष्ट इन खंडों से स्पष्ट है। यहाँ पे देखिए 11, अब इसका 456 का देखिए खंड कर लेते हैं।
456 है। इसका खंड जब करेंगे आप तो कितना बनेगा, यहाँ पे 2 ये आया, फिर से 2 से कटेगा, ये आया, फिर से 2 से काटते हैं इसको 5, और ये बनेगा आपका 7, फिर से 2 से अब नहीं कटेगा, 3 से काट देते हैं, 19 आ गया, और ये अब 19 से कट जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए आपको फैक्टर कितने मिले इसके, ये 11 पहले से है, और यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 19। तो स्पष्ट है कि 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 11 के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। क्लियर? ये आपकी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए अब अगला सवाल है, आप लोग देखिए, ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर इस तरह से प्रश्न आपके बनते हैं। कहेगा दिखाइए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ये इस तरीके से प्रश्न बन जाए। कभी कहेगा सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। या आपसे फिर से प्रश्न करेगा कि दिखाइए कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, या सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए मैं इनमें से एक को सॉल्व करता हूं, बाकी आप सेम डिजिट चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो एक का कॉन्सेप्ट देखिए, उसके बाद फिर आप लोग क्लियर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, √3 को मैं दिखाता हूं। तो चलिए, माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तो जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। डेफिनेशन आपको पता है कि अंश और हर के रूप में जिसे हम लिख सके वो क्या है, आपकी परिमेय संख्या। तो ये p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जहां यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहां p व q सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब सहभाज्य संख्याएं क्या होती है कि ऐसी दो संख्याएं जो आपस में एक से ज्यादा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रख रहे, अर्थात वो एक उनमें दोनों में मैच करे, एक कॉमन हो, बाकी कोई उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। तो चलिए ये हो गया आपका। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं कि ये P इज इक्वल ये Q√3, ये हो जाएगा आपका। इतनी सी बात हुई, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे आप, आपको देखने को ये मिलेगा p²। यहाँ पे देखिए ये रूट हट जाएगा, आपका करड़ी हट जाएगी, तो यहाँ पे 3 ये q² हो गया, 3q² हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए p² का 3 एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा, तब 3
पी का भी गुणनखंड होगा। ये 3 जो है पी का भी गुणनखंड होगा, स्पष्ट है। तो माना ए, एक सेकंड, माना कि P इज इक्वल ये 3A हो जाए, यहां पे मान लेते हैं। अब इसे समीकरण 1 दे दीजिए, इसे समीकरण क्या देंगे हम, 1 देते हैं। P बराबर कितना मान लेते हैं, 3A। चलिए, जब 3A माने तो समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ जहाँ P है वहां क्या रखा जाएगा, ये 3A रख दिया, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे आपको जो बनेगा वो 3Q स्क्वायर बन गया। तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये 9A स्क्वायर हो गया, और ये क्या बन गया, ये 3, ये Q स्क्वायर बन गया। तो इस 3 से हमने इस 9 को काटा, विभाज्य किया, तो ये 3 बार गया। तो यहाँ पे बना क्या, ये 3A स्क्वायर इज इक्वल ये Q स्क्वायर, 3A स्क्वायर इज इक्वल ये Q स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये Q स्क्वायर, इसको इधर ले लेते हैं, Q स्क्वायर इज इक्वल ये 3A स्क्वायर हो गया। तो स्पष्ट है कि 3Q स्क्वायर का गुणनखंड है, गुणनखंड होगा। जैसे आपने यहाँ पे एक्सेप्ट किया कि ये 3P स्क्वायर का गुणनखंड है, तो इसी तरीके का यहाँ भी आप दे सकते हैं कि 3 क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर का गुणन होगा। तब 3 Q का भी गुणनखंड होगा, Q का भी क्या होगा, आपका गुणनखंड हो जाएगा। क्लियर है। तो अब इन दोनों को देखिए, यहाँ पे आपने क्या कहा, 3 P का गुणनखंड है, और यहाँ पे देखा आपने क्या, 3 Q का भी गुणनखंड है, Q का भी गुणनखंड। तो कम से कम इस तरीके से, इस प्रकार 3 P व Q का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, जो हमारी कल्पना का विरोधाभास है, जो हमारी कल्पना का क्या है, विरोधाभास कर रहा है। यहाँ पे आपने क्या कहा कि P और Q सहाभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया कि ये कम से कम 3 उभयनिष्ठ दोनों का गुणनखंड है। तो जो इस तरह से हमारी जो कल्पना किया था वो क्या है, विरोध कर रहा है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है। क्लियर हुआ। चलिए इसको आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब यही प्रश्न आपसे कुछ इस तरीके से दिखा दिया जाता है
दिखाइए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। अब ये इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अब इन प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे? एक पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अब इस दूसरे कॉन्सेप्ट को भी क्लियर, इनमें से भी मैं एक को करूंगा, बाकी आप पुनः से खुद से करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं। तो पहला क्या है, दिखाइए कि 2√3 क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। 2√3 कैसी है? एक परिमेय संख्या है। तब हम इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए p बराबर क्या, ओ सॉरी 2√3 इज इक्वल कितना हो जाएगा? p बाई क्यू। यहाँ पे वही चीज जहां p व q सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ ये √3 इज इक्वल p अपॉन क्यू, ये आ जाएगा ये 2, √3 इज इक्वल p बाई 2q हो गया। स्पष्ट हो? यहाँ गुणे में था, इधर आएगा क्या हो जाएगा आपका? भाग में चला जाएगा सीधा सीधा। तो अब हम लोग देखें, √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। सीधा सा है कि √3 कैसी है? अपरिमेय संख्या है। तो अब जब √3 अपरिमेय संख्या है तो p बाई 2q भी एक अपरिमेय होगी, अपरिमेय होगी। तब p बाई क्यू भी एक अपरिमेय होगी। अतः जो हमारी कल्पना का विरोधाभास है, जो हमारी कल्पना का क्या है? विरोधाभास है। अतः 2√3 एक अपरिमेय है, अपरिमेय है। ये हो गया आपका, क्लियर हुआ? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब अगला प्रश्न है, ये टाइप हो गया। हम लोग देखेंगे यदि a बराबर 2⁻³ गुणे 3 गुणे 5, b बराबर 2⁻³ गुणे 3 हो तो a व b का लासा तथा मासा ज्ञात कीजिए। ज्ञात
कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका। ए कोई संख्या है जो उसे इस तरीके से फैक्टर किया जा सकता, बी एक दूसरी संख्या है, इस तरीके से लिखा जा सकता। हमें ए और बी का लासा तथा मासा फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो ए इज इक्वल आप ये 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, और ये जो बी है आपका ये 2 की पावर 3 इंटू ये 3 है। तो चलिए जब हम लासा निकाल रहे हैं, पहले लासा देखेंगे। तो दोनों इस तरीके की जब भी कभी मिल जाए तो हमें ये देखना है, जब लासा निकाल रहे हैं, कि दोनों जगह पे ये जैसे एक एक फैक्टर, अलग अलग फैक्टर के देख लीजिए कि कौन किसका कितने फैक्टर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, दोनों में मैच करिए कि जो दोनों में बड़ी पावर लगी हो उस बड़ी पावर को हम उठा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों में बराबर पावर है, बराबर पावर है तो क्या करेंगे, 2 की पावर हम 3 सीधा सीधा रख लेंगे। फिर से यहाँ पे देखिए इस जगह पे अब ये 3 है और यहाँ भी 3 की पावर 1 रहे और यहाँ भी आपके 3 की पावर 1 ही है, तो ये भी दोनों बराबर है, तो सीधा सीधा इसको भी आप उठा लीजिए। ये हुआ। अब यहाँ पे देखिए अगला, यहाँ पे अब कोई संख्या नहीं बची, कोई फैक्टर नहीं बचा है, लेकिन यहाँ अभी 5 है, तो हम इसको भी उठा लेंगे। क्लियर है? अब ये आपका क्या हो गया, ये लासा हो गया। अब जब यहीं पे मासा देख रहे होंगे तो यहाँ दोनों में देखें कि जो छोटी पावर है उस पावर को ही हम ले लेंगे। तो यहाँ पे छोटी बड़ी है ही नहीं, सीधा सीधा यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, ये मासा के लिए ये दोनों में उभयनिष्ठ हो गए। अब फिर यहाँ पे ये भी 3 है और ये भी 3 है, ये भी उठा है। अब यहाँ पे देखिए 5 है लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे यही छोड़ देंगे, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो वो उसे रिसीव कर लेते हैं। क्लियर है?